शारदा की बहू सुधा बहुत अत्याचारी थी और बेटा मुकेश भी हमेशा अपनी पत्नी की ही तरफदारी करता था। इसी वजह से शारदा ने एक दिन घर छोड़ने का फैसला किया। माँ, तुम्हारी वजह से इस घर में रोजाना कलेश होते हैं। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? हम पति पत्नी को सुख की जिंदगी जीने दो। माँ, तुमने अपनी जिंदगी को जी लिया, अब हमारी जिंदगी खराब मत करो। मुकेश बेटा, तू सच्चाई को बिना जाने सारी गलती मेरी बता रहा है। मुझे तो लगता है तुम दोनों यही चाहते हो कि मैं इस घर में ना रहूं। सारा दिन मैं काम करती हूँ, कुछ नहीं बोलती, सोचती हूँ जो जिंदगी के दिन बचे हैं वो सुख से कट जाए, पर नहीं, बहू ये चाहती ही नहीं है। इसीलिए बेटा तेरे सामने जानबूझकर ये लड़ाई करती है। सुनो जी, अब इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं। तुम फैसला कर लो तुम्हें किसके साथ रहना है, नहीं तो मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। नहीं बहू, तुम क्यों कहीं जाओगी? मैं ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। खुश रहो, मैं जा रही हूँ। अब मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। शारदा के बेटे ने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसे उस समय अपनी पत्नी जरूरी थी, मां नहीं। शारदा बहुत कष्ट सह चुकी थी, बहुत दुखी हो चुकी थी, इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर वो फैसला लिया जो वो कभी नहीं लेना चाहती थी। शारदा ने अपना परिवार छोड़ दिया, अपने गांव से काफी दूर एक दूसरे गांव में जाने के बारे में सोचा और वहां की बस पकड़ ली। शारदा के लिए वो गांव अनजान था, उसे वहां कोई नहीं जानता था। और फिर 10 दिन बाद, अम्मा ये देखो, ये तैयार हो गए नूडल्स। अब आपको पता चल गया ये नूडल्स कैसे बनाते हैं? हाँ बेटा, ये तो बहुत आसान है। अब एक दिन मैं भी बनाकर देखूंगी। ठीक है अम्मा, कल आप बनाना, ठीक है? सूरज भैया, एक प्लेट नूडल्स देना। देखो, तीखी सॉस और मीठी सॉस दोनों ज्यादा डालना है। हाँ हाँ, बस अभी लो। 1 प्लेट नूडल पैक कर दो। बेटा तुम उनको दो, मैं इन्हें पैक कर देती हूँ। सूरज बेटा, एक बात बोलूं? हाँ हाँ अम्मा बोलो। मैं तो घर से बहुत निराश होकर निकली थी। उस दिन बस स्टैंड पर जब मेरी तबीयत खराब हुई तो तुम वहीं थे। तुमने मेरी इतनी मदद की, मुझे पानी पिलाया, यहाँ ढाबे पर लेकर आए। तुम बिल्कुल मेरे बेटे मुकेश हो। अम्मा, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। तुम्हारे आने से माँ की कमी पूरी हो गई। बस दोनों माँ बेटा मिलकर इस नूडल्स ढाबे को चलाएंगे। यहाँ इस ढाबे पर अब सारी चिंता छोड़ दो अम्मा, और आराम से अपने बेटे के साथ रहो। शारदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सूरज बहुत ही नेक दिल लड़का था, उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। बस स्टैंड पर शारदा का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तब सूरज ने उसकी बहुत मदद की और अपने साथ ढाबे पर ले आया। सूरज पिछले कई सालों से नूडल्स का ढाबा चला रहा है। अब उसने शारदा को भी नूडल्स बनाने सिखा दिए। सूरज को शारदा का बहुत सहारा है। वो कभी सामान लेने के लिए बाजार जाए तो शारदा ढाबे को संभाल लेती है। ढाबे पर और भी लड़के काम करते हैं तो वो भी शारदा को अम्मा कहकर ही बुलाते हैं। शारदा को उस गांव में रहते हुए 1 महीना बीत चुका था। अचानक एक दिन सूरज की तबीयत बहुत खराब हो गई, वो उठ भी नहीं पा रहा था। सूरज को बहुत बुखार था, जिस कारण उसे बहुत कमजोरी हो गई। शारदा ने सूरज की भी देखभाल की और ढाबे को भी पूरा संभाला। सूरज बेटा, ये लो, दवाई खा लो और ढाबे की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस आराम करो बेटा, ताकि जल्दी ठीक हो सको। अम्मा, माँ क्या होती है ये मुझे आज पता चल रहा है। माँ की जगह संसार में कोई नहीं ले सकता। मैंने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा। जब पैदा हुआ तो अपने आप को सड़क पर पाया और जिंदगी की ठोकरों में बड़ा हो गया। फिर मेहनत करके ये ढाबा खोला। बहुत तरसता था कि अपनों का प्यार मिले। आज तुम्हारे रूप में मुझे माँ मिल गई अम्मा, मुझे अपनों का प्यार मिल गया अम्मा। सूरज की बातें सुनकर शारदा की भी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। एक तरफ उसके अपने सगे बेटे ने उसकी परवाह नहीं की और एक तरफ सूरज जिसे माँ की कदर है, पर उसकी अपनी माँ नहीं। शारदा और सूरज का दिल का रिश्ता जुड़ता है। सूरज को माँ मिल जाती है और शारदा को बेटा। शारदा सूरज की तबीयत ठीक होने तक अकेले ही ढाबे को संभाल रही थी। शारदा बहुत ही बढ़िया नूडल बनाती थी। आसपास के गांव में भी ये बात फैल गई कि एक नूडल ढाबे वाली अम्मा है जो बहुत बढ़िया नूडल बनाती है। ये बात सुधा के कानों तक भी पहुंची कि उनके गांव से दूर एक गांव में नूडल्स का ढाबा है। तो सुधा ने मुकेश से वहां जाने की जिद की। सुनो, बच्चे भी बहुत जिद कर रहे हैं। सुना है नूडल्स ढाबे पर बहुत ही स्वादिष्ट नूडल्स मिलते हैं। आज तुम्हारी दुकान की छुट्टी है ना, चलो ना, हम उस गांव में चलते हैं, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। कितने दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए, बच्चों के स्कूल की भी छुट्टी है। हाँ पापा, मेरे सारे दोस्त उस ढाबे पर नूडल्स खाकर आए हैं, हमें भी जाना है। ठीक है, आज ही चलते हैं। अब खुश? मुकेश सुधा और बच्चों को लेकर नूडल्स ढाबे पर पहुंचता है।
सूरज की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी। उस समय ढाबे पर वही था। अरे भैया, तुम्हारे ढाबे के नूडल्स के बारे में सुना कि यहाँ कोई अम्मा जी हैं जो बहुत स्वादिष्ट नूडल बनाती हैं। आज इसी वजह से हम दूर गांव से आए हैं, जरा हमारे लिए बढ़िया से नूडल्स लगा दो। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग वहाँ बैठो, मैं अभी तैयार करवाता हूँ। अम्मा जी, आपके हाथों के नूडल्स की फरमाइश आई है। अब तो आपके नूडल्स दूर दूर प्रसिद्ध हो रहे हैं। अरे बेटा, मैंने तो तुमसे ही नूडल्स बनाना सीखा है, तुम तो मेरी ऐसे ही तारीफ करते रहते हो। ढाबे के अंदर से अपनी माँ शारदा को आते हुए देखकर मुकेश और सुधा हैरान रह जाते हैं। ये हैं अम्मा जी, जिनके हाथों के नूडल्स की तारीफ आपके कानों तक पहुंची है। माँ, तुम और यहाँ नूडल्स ढाबे पर? मुकेश अपनी माँ के पैर छूता है। शारदा की आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि वो तभी अपने आंसुओं को रोक लेती है। सूरज भी अब तक सच्चाई जान चुका था। शारदा ना चाहते हुए भी थोड़े कठोर स्वर में बात करती है। जिस दिन मैंने घर छोड़ दिया था, उस दिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता वहीं खत्म हो गया था। अब मैं सिर्फ अपने बेटे सूरज की माँ हूँ। सूरज बेटा, इन्हें बोलो इंतजार करेंगे। नूडल्स बनाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। मम्मी, ये तो दादी है। दादी नूडल्स बनाती है। मम्मी, दादी, आप यहाँ नूडल्स बनाते हो? हाँ मेरे बच्चों, अब तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया से नूडल तैयार करती हूँ। अम्मा, मुझे पता है इस समय तुम पर क्या बीत रही है। आप कहो तो मैं बना दूं? नहीं बेटा, मुझ में अब इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं अपना दिल पक्का रख सकती हूँ। और फिर मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है, जो मुझे हमेशा दुखों से लड़ने की हिम्मत देगा। चलो, अब मैं नूडल तैयार करती हूँ। सूरज शारदा को देखकर मुस्कुरा देता है। मुकेश और सुधा नूडल्स खाते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद शारदा ने सूरज की शादी कर दी। नई बहू आशा सुधा से बिल्कुल अलग थी। वो शारदा की बहुत इज्जत करती थी। शारदा को सूरज और आशा के रूप में बेटा बहू मिल गए। शारदा ने सूरज के साथ मिलकर नूडल्स के और भी ढाबे खोले। सूरज अपनी कामयाबी का सारा श्रेय शारदा को ही देता था, क्योंकि वो जानता था कि शारदा के उसकी जिंदगी में आने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। जो उसने सुना था कि एक माँ के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, ये आज उसने देख लिया था। सीमा के पिताजी सब्जी बेचते थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। इस कारण शाम के समय सीमा उनका काम संभाल लेती थी। एक दिन वो सब्जी बेच रही थी। एक लड़का गौरव उसके ठेले पर आया। गौरव का उस पर दिल आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि कितनी प्यारी सी लड़की है, काश ऐसी लड़की मेरी जीवन साथी हो। क्या सोच रहे हो, कुछ चाहिए क्या? ओ हाँ, वो मैं भूल गया था। आधा किलो पालक और आधा किलो आलू चाहिए। सीमा ने सब्जी तौल कर रख दी। अब तो गौरव रोज सीमा को देखने के बहाने से सब्जी खरीदने आने लगा। एक दिन सीमा के पिताजी से गौरव ने कहा, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या काम करते हो? पढ़ा लिखा हूँ लेकिन अभी बेरोजगार हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ। गरीब हूँ लेकिन आपकी बेटी को पलकों पर बिठा के रखूंगा। मुझे आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। गरीब आदमी के लिए बिना दहेज दिए बेटी का हाथ किसी के हाथ में देना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। साधारण तरीके से गौरव और सीमा की शादी हो गई। आओ बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। सीमा ने चारों तरफ देखा। गौरव का घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर हाँ, उसके घर से अच्छा था। उसने सरला के पैर छुए तो सरला ने ढेरों आशीर्वाद दिए। कुछ दिनों बाद गौरव को एक प्राइवेट नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो छूट गई। ऐसे कैसे काम चलेगा गौरव? कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। बोलो क्या करूं सीमा? है पकोड़े तलूं? डिग्रियां लेकर भी कोई जॉब नहीं मिल रही, और जो मिलती है महीने 2 महीने बाद छूट जाती है। बहू, जमा जोड़ा सब खत्म हो चुका है। इसकी नौकरी से भी क्या गुजारा है। इतने खर्चे हैं गृहस्थी के, ये भी बेचारा क्या करे। जानती हूँ माँ जी, ये भी परेशान है, लेकिन अगर ज्यादा नहीं तो थोड़े पैसों में ही कर ले। साग सब्जी का तो खर्चा निकल ही आएगा। कुछ दिनों बाद गौरव को जॉब मिल गई, लेकिन सैलरी केवल 8,000 रुपए थी। इस समय पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। बहू, आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं माँ जी, घर में कोई सब्जी नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं घर आऊं। पापा 2-4 दिन की सब्जी तो रखी देंगे हमारे लिए। नहीं बहू, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी क्या कहेंगे कि खर्चा खत्म हो जाता है तो बेटी को हमारे यहाँ भेज देते हैं साग सब्जी लेने। ठीक है तो माँ जी, रोटी बना दी है। मेरी मम्मी ने थोड़ा अचार दिया था, उसी से खा लेंगे। वैसे भी सब्जी के लिए पैसे नहीं है। गौरव की सैलरी भी महीने के आखिर में मिलेगी। सीमा ने खाना परोस दिया। थाली में रोटी और अचार रख दिया। अरे आज तुमने सब्जी नहीं बनाई है क्या? सब्जी के लिए पैसे नहीं है गौरव।
कुछ दिन अचार से ही खानी पड़ेगी रोटी। बहू, ये अचार तो बहुत ही लाजवाब है। ये किसने बनाया? मेरी मम्मी बनाती है माँ जी, वैसे मैं भी बना लेती हूँ। आपकी सैलरी मिल जाए तो तुम भी ये अचार जरूर बनाना, सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरी मम्मी कहती है अगर एक समय को सब्जी ना मिले तो अचार से रोटी खाई जा सकती है। अरे बहू, इतना स्वादिष्ट अचार मिले तो मैं हर समय अचार के साथ ही रोटी खाऊं। उसके कुछ दिनों बाद सीमा अपनी सास से कहती है, माँ जी कुछ नींबू रखे थे, मैंने उनका अचार बनाया है, जरा ये भी चख कर बताओ। सच में लगता है जादू है तुम दोनों माँ बेटी के हाथों में, जो कोई खाए उंगलियां चाटता ही रह जाए। एक बात कहूँ जी? हाँ कहो सीमा। क्या ये वो लगा रखा है? ठीक से कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं सोच रही थी इस तरह के अचार बनाकर बेचना शुरू कर दूं। वैसे भी हम दोनों सास बहू घर में सारा दिन खाली तो बैठे रहते हैं, इस बहाने हमारा समय भी कट जाएगा और हमारी आमदनी भी हो जाएगी। तुम तो बड़ी समझदार हो बहू, लेकिन मुझे अचार बनाना नहीं आता। गौरव अगर हाँ कहे तो फिर मैं आपको सब सिखा दूंगी। ठीक है, इस महीने की सैलरी आने दो, फिर तुम अचार बना लेना, ठीक है? सीमा खुश हो गई। वो 1 तारीख का इंतजार करती रही। गौरव की सैलरी मिलते ही वो कुछ अचार के मसाले, आम, गाजर, मूली, नींबू खरीद लाई और फिर दिखा दी अपनी कारीगरी उसने। अपनी सास की मदद से कई तरह के खट्टे मीठे अचार बनाए। अचार तो बन गया सीमा, लेकिन तुम इसे बेचोगी कहाँ? ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम ये अचार बाजार में बेचेंगे, और कहाँ बेचेंगे। और दोनों सास बहू अचार के डिब्बे लेकर बाजार में चली गईं। अचार ले लो, अचार आम का लो, नींबू का लो, गाजर मूली का लो। तभी एक औरत उनके पास आती है और कहती है, बहन जी कैसे दिया ये अचार? 80 रुपए किलो है। ये तो बहुत सस्ता है, 30 रुपए किलो तो आम ही हो रहे। इसकी तो खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है, पता नहीं खाने में कैसा होगा। पहले चख कर देखिए फिर खरीदिए। वाह वाह, मजा आ गया। जैसी खुशबू वैसा अचार। लाओ 1 किलो दे दो, हमारी बहू प्रेग्नेंट है, खाएगी तो उसका मन अच्छा हो जाएगा। उस दिन उनका सारा अचार बिक गया। सास बहू दोनों के चेहरे खुशी से खिल गए। वैसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ था क्योंकि अचार उन्होंने सस्ते में बेचा था, लेकिन एक उम्मीद की किरण नजर आई कि उनका काम चल निकलेगा। अगले दिन सीमा सरला से कहती है, माँ जी आप सब्जियां काटिए, तब तक मैं मसाला बनाती हूँ। बहू आज कुछ ज्यादा अचार बनाएंगे। और वो हर हफ्ते अचार बनाकर बेचने लगी और अब अचार ज्यादा बिकने लगा। सीमा ने सरला से कहा, माँ जी मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बाजार और दुकान पर हमारे ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है। क्यों ना हम अपने अचार को कोई एक पहचान दे? वो कैसे? वो ऐसे, अब हम अपना अचार खुला नहीं बेचेंगे, अब हम उसको खुद तोलकर 1 पाव, आधा किलो और 1 किलो के डिब्बे में पैक करेंगे। इसका एक नाम होगा सास बहू का अचार। हम इसे थोक की दुकानों तक पहुंचाएंगे। देखना अगर ऐसा होगा तो हम सास बहू छा जाएंगी। लगता है मुझे भी नौकरी छोड़कर सास बहू की अचार फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। ये विचार भी बुरा नहीं है, पहले दुकान उसके बाद फैक्ट्री। वाह, हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, है ना माँ जी? चलो चलो, सपने देखना छोड़ो और अब काम पर लग जाओ, तभी सपना सच होगा। सुना है तुम दोनों बहुत अच्छा अचार बनाती हो, क्या हमें भी सिखा दोगी? हाँ सरिता, बिल्कुल सिखा देंगे। हमने अपनी दुकान खोली है जिसका नाम रखा है सास बहू का अचार। तुम अपने साथ और लड़कियां और बहुओं को भी ले आना, इसी बहाने वो भी अचार बनाना सीख लेंगी और हमारे यहाँ पैकिंग का काम कर लेंगी। इसके बदले हम उन्हें पैसे देंगे। अच्छा, फिर तो मैं कल ही 8-10 लड़कियों का इंतजाम करती हूँ। अगर मेहनत सच्ची हो तो दिन बदलने में समय नहीं लगता। सास बहू अचार की दुकान एक छोटी सी फैक्ट्री में बदल गई। गौरव ने अपनी जॉब छोड़ दी। अब वो अपनी गाड़ी से मार्केट में अचार सप्लाई करने लगा। माँ मैं तो हिम्मत हार गया था, लेकिन तुम और सीमा अचार के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाओगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बेटा, ये सब सीमा की मेहनत का नतीजा है। नहीं जी नहीं, ये सास बहू की मेहनत का नतीजा है।